सबसे पहले इंडिया द ग्लोबल पीस मेकर। इसमें ऐसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली समिट हुई थी, समिट ऑन पीस इन यूक्रेन, तो वो इंडिया ने अटेंड की थी, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। बट इंडिया ने क्या किया वहां पे, एक्चुअली अब्सेंट किया है वोटिंग से, ठीक है, ज्वाइंट, क्योंकि वहां पे ना इंडिया ने क्या बोला कि आप यहाँ बैठ के, इससे अच्छा है ना एक आप काम करो, आप है ना जो कॉन्फ्लिक्टिव पार्टीज रशिया यूक्रेन उनको साथ लेके और उनके साथ डायलॉग और प्रैक्टिकल एंगेजमेंट करवा दो। हम इसलिए हम यहाँ बैठ के ये चीजें डिस्कस करने, या मतलब यहाँ पे बैठ के उसको डिक्टेट नहीं करना है, दोनों का पर्सनल मैटर है। तो वो जाके दोनों डायलॉग पार्टीज, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज आके बैठे और प्रैक्टिकल एंगेजमेंट करके डायलॉग डिस्कशन के बाद अपना वो सही कर लें, रिजोल्व कर लें कॉन्फ्लिक्ट को। तो इसलिए इंडिया ने वहां से एब्सटेंड कर दिया साइन करने से। अब ये ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इसलिए मैंने इनको क्रॉस कर दिया है, ठीक है। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यूएन पीस कीपिंग, बस आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ की फोर्स है, मतलब कंट्रीज की, अलग अलग कंट्रीज भेजते हैं अपनी वहां से, वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करती है। तो हमारे यहाँ पे इंडिया का काफी ज्यादा क्या है, कंट्रीब्यूशन है यूएन पीस कीपिंग में, ठीक है। तो जैसे इंडिया ने मोर देन 49 मिशन में पार्टिसिपेट किया इंडिया की पीस कीपिंग, इंडिया की जो आर्मी वगैरह ने, इंडियन आर्म फोर्स है, इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेज है, उसने ये किया, ठीक है, 9 कंट्रीज में। इसके साथ ही 2,53,000 ट्रूप्स फ्रॉम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया यूएन पीस कीपिंग मिशन में, ठीक है। दिस इज लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एनी कंट्री, मतलब सबसे ज्यादा ट्रूप्स आज तक इंडिया से गए हैं, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग में। इसके साथ ही ये सबसे ज्यादा स्पेशल फैक्ट है, थोड़ा देखो, मुझे नहीं पता कि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, बट एक चीज आपको याद रखना कि अगर मेंस में विमेन से रिलेटेड, विमेन इंपावरमेंट के क्वेश्चन आए, तो आप या इंडिया का प्रेजेंस बोल सकते हो या इंडिया के अचीवमेंट्स बोल सकते हो ग्लोबल लेवल पे। तो उनमें से एक ये होगी कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल विमेन कंटिजेंट इन 2007 टू अंडर टू यूनाइटेड नेशन मिशन इन लाइबेरिया। बस आपको याद रखना है कि हमने मतलब विमेन की जो कंटिजेंट है 2007 में डिप्लॉय कर दी थी लाइबेरिया में, ठीक है, तो अंडर यूएन पीस कीपिंग मिशन। इसके साथ ही इंडियन आर्मी ने एक सेंटर भी स्टेब्लिश किया है पीस कीपिंग का दिल्ली में, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको वो कर दिया, कट, स्किप कर सकते हो। ये यूक्रेन वॉर वगैरह है, बार बार वही रिपीट चीजें हो रही है। अब देखो एक चीज यहाँ पे मैं इसमें एक वर्ड यूज कर सकते हो, विश्व बंधु। ये एक आपको मार्क्स दे सकता है, एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकता है। तो वर्ल्ड्स फ्रेंड, तो आप ये इंडिया के लिए वर्ड यूज कर सकते हो, विश्व गुरु की जगह हम अगर विश्व बंधु बने तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो वो कुछ है इतना सा। इससे अलावा थोड़ा, हाँ, ये डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, मनामा डिक्लेरेशन। कौन सी डिक्लेरेशन है? मनामा डिक्लेरेशन। ये कौन सी डिक्लेरेशन है? ये अरब लीग ने इनिशिएट की थी। कब की थी? बहुत पहले की थी, ठीक है। तो वो की क्यों थी वो देखो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि जो यूएन पीस कीपिंग, जो पीस कीपर्स हैं, उनको क्या करती, पैलेस्टीनियन जो पैलेस्टीनियन है ना, पैलेस्टीन, उसमें उसके टेरिटरी में उसे लगा दे यूएन पीस कीपिंग, जब तक कि टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं मिल जाए इंडिया इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में। मतलब अरब लीग ने क्या बोला इस डिक्लेरेशन में कि यूएन जो पीस कीपर्स हैं उनको कहां डिप्लॉय कर दें, पैलेस्टीन में डिप्लॉय कर दें, जब तक कि टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं निकल जाता इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। बस इतना से याद रखना है कि मनामा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है और किसने इनिशिएट की है, बस दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब अरब लीग पता ही होगा आपको, रीजनल कोऑपरेशन है, 1975 में जब यूएनए बना था उसी टाइम पे बन गया था। यहाँ पे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री, जनरली मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो इसमें पार्ट्स होती हैं। अब देखो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है सच, पता नहीं क्यों दे दिया, मुझे नहीं पता, बट हाँ ठीक है, मैं आपको थोड़ा मिनीलेटरल का मीनिंग बता देता हूँ सबसे पहले कि राइज ऑफ मिनीलेटरल। देखो आपने सुना होगा मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल में बहुत ज्यादा पार्टीज होती हैं, मोर देन 3-4 होती हैं, जबकि मिनीलेटरल्स में क्या होती है, ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पे 3 और 4 कंट्रीज मिलके सेम ऑब्जेक्टिव के साथ आती हैं फिक्स्ड पीरियड के लिए, ठीक है।
बस आपको याद रखना है, ये होता है यूनिलैटरल का मीनिंग। जैसे क्वाड हो गया, क्वाड आपका जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का जो है ग्रुप है टू काउंटर चाइना, ठीक है। और ओकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए का ग्रुप है। यूएस फिलीपींस जापान ट्राइलेटरल ग्रुप है। यूएस जापान साउथ कोरिया ट्राइलेटरल ग्रुप है। ऐसे बहुत सारे मिनी लेटरल ग्रुप बन चुके हैं। उसी में एक नया ग्रुप ऐड हुआ है, उसे बोलते हैं क्वाड, स्क्वाड। स्क्वाड मतलब ये ग्रुप है यूएसए जापान फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप है, सिंपल है। तो जापान फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया यूएसए का ये नया स्क्वाड बनाए। अब क्यों राइज हुआ, इससे कोई रिलेशन है नहीं, आपको मीनिंग बस पता होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, अब बस थोड़ा आप मेंस के लिए इसको एक लाइन को याद रख सकते हो चाहो तो, कि हमें कौन सी फिल्म में बिलीव करना चाहिए, वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एवरीवन्स बेनिफिट एवरीवन्स हैप्पीनेस। मतलब सभी का बेनिफिट मिले और सभी खुश रहें, ये हमारे इंडियन की फिलोसॉफी है। तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मिनीलेटरिज्म और मल्टीरिज्म का अडॉप्ट करना चाहिए दोनों को, और हमें ये जो एवरीवन्स बेनिफिट एवरीवन्स हैप्पीनेस, ये कॉन्सेप्ट पे फिलोसॉफी पे हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। अभी आपको पता होगा शेख हसीना जो आपकी जो पीएम है बांग्लादेश की, उन्होंने स्टेट विजिट किया था इंडिया में, दैट्स वाई ये न्यूज में इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। देखो ये आपको पता ही होगा, ये यहाँ पे बांग्लादेश है। ये पहले क्या होता था, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे 1971 से पहले। 1971 में बांग्लादेश उसे अलग हो गया पाकिस्तान से, ठीक है। उसे बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, इसे बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन से पहले सारे इंडिया के पार्ट थे, पाकिस्तान दोनों पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। और पार्टीशन के बाद जो वेस्ट पाकिस्तान जो करंट पाकिस्तान, उसने बांग्लादेश के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया। तो उससे नाराज होकर अल्टीमेटली 1971 में जब इंडिया ने उसका सपोर्ट किया, ठीक है, उस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने वॉर भी किया था पाकिस्तान के साथ, तो ठीक है। तो उससे बांग्लादेश को काफी उसको लिबरेशन मिल गई पाकिस्तान से, कंट्री सेपरेट कंट्री बन गया। अब हमारे यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे कौन से रिलेशंस कैसे कैसे हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो अभी रिसेंटली एक पूछा था, आई थिंक प्रीलिम्स 2023-22 में पूछा था कि नेपाल के बारे में पूछा था कि नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया में, ऐसा कुछ था, साउथ एशिया में सॉरी, ठीक है। तो हमें कुछ फैक्ट यहाँ पे याद रखने हैं कि देखो बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, बस ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको क्या कर लेता हूँ, इसको फिर से ग्रेड कर देता हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, ठीक है। और इंडिया बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एशिया में आफ्टर द चाइना। ऑब्वियसली चाइना तो हर जगह आगे ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना नहीं, ये याद रख, इंडिया का हमारा थोड़ा रिलेटेड है। अब ये कुछ ये चीजें हुई है स्टैंड वगैरह, ये देखो ट्रेड वगैरह जो ये होते हैं बिलियन वगैरह में, ये बहुत सारे कंट्रीज के साथ हैं। तो आपको ये जो नंबर्स न्यूमेरिकल्स याद नहीं रह पाएंगे, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो स्किप कर ही रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। बट हाँ थोड़ा आपको याद रखना है, स्मृति संप्रीति और मिलान जो दो एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ हमारी है, संप्रीति और मिलान, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज हम मेंस आंसर राइटिंग में ये लिख सकते हो कि जैसे हमारे काफी कंट्रीज के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, स्पेशली चाइना और जो आपके पाकिस्तान उनके साथ ज्यादा है। तो हमारी देखो इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो है 4096 किलोमीटर की, लार्जेस्ट बॉर्डर है इंडिया की किसी कंट्री के साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर, उसके बाद चाइना की इंडिया के साथ बॉर्डर है सबसे लंबी। तो सबसे लंबी इंडिया की किसी कंट्री के साथ बॉर्डर है तो वह बांग्लादेश, जिसकी लेंथ है 4096 किलोमीटर, ठीक है। बट हमें मेंस के लिए याद ये रखना है कि हमारे यहाँ पे ना, हमें यहाँ इंडिया बांग्लादेश की जो बाउंड्री रिलेशंस हैं उससे अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उससे क्यों सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना हमारा काफी ज्यादा पीसफुल एंड कोऑपरेटिव बॉर्डर मैनेजमेंट है, इतनी बड़ी लंबी बॉर्डर होने के बाद भी, ठीक है। तो ये एक्चुअली में वो क्या बोल सकते हैं बात है, क्योंकि हम देखो क्या करते हैं,
बॉर्डर फेंसिंग भी हमने कर रही, जॉइंट इंस्पेक्शन करते हैं दोनों बाउंड्री पिलर्स पे। तो काफी ज्यादा ये अच्छा मॉडल है। आप इसको पाकिस्तान और चाइना अगर वो ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड हो तो हम ये सेम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बट ये दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ द गाय, राइट, वो उन चीजों में बिलीव नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। सो हाँ, अब एक चीज ये हो सकता है कि कुछ 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था और डिलिमिटेशन ऑफ मेरिटरी बाउंड्री हुई थी पीस पे रेजोल्यूशन के थ्रू। तो ये कुछ एग्जांपल से आप कोट कर सकते हो, कुछ हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि हमारे बॉर्डर्स कंट्रीज के साथ कुछ ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं तो उसको कैसे रिजोल्व करें, जो भी है। तो उसका आप एग्जांपल दे सकते हो कि जो आपका लैंड बाउंड्री, क्या बोल सकते हैं, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, ठीक है, ठीक है ना। तो जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और डिलिमिटेशन ऑफ मेरिटरी बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, वो काफी ज्यादा रोल मॉडल हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है जो कनेक्टिविटी है, अभी रिसेंटली अकोरा और अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक हमने स्टेब्लिश किया है, उसकी शुरुआत की है, और तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके साथ ही इंडिया ने ना बांग्लादेश को यूएस 8 बिलियन यूएस डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट दिया बांग्लादेश को। अब आप बोलोगे सर लाइन ऑफ क्रेडिट क्या मीनिंग क्या होता है? एक तो क्रेडिट तो आपने सुना ही है, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि सपोज करो यहाँ पे 8 बिलियन है ना, तो बांग्लादेश के पास ये ऑप्शन है कि वो इंडिया से ना 8 बिलियन तक लोन ले सकती है। सपोज करो बांग्लादेश को अभी जरूरत है 5 बिलियन की, तो उसने 5 बिलियन डॉलर ले लिया बांग्लादेश से, तो अब बस इसी पे इंटरेस्ट लगेगा। मतलब अब बांग्लादेश को इंटरेस्ट सिर्फ 5 बिलियन पे देना पड़ेगा, पूरी 8 बिलियन पे नहीं देना पड़ेगा। अगर उसे नेक्स्ट उसे जरूरत पड़ी 2 बिलियन की और, तो उसने 2 बिलियन और ले ली, तब उसे 7 बिलियन पे टैक्स वो देना पड़ेगा इंटरेस्ट, 1 बिलियन पे भी नहीं देना पड़ेगा, और लास्ट 8 बिलियन तक वो ले सकता है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो काफी ज्यादा अच्छा होता माना जाता है। हमने श्रीलंका को भी क्राइसिस के टाइम पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था काफी ज्यादा, ठीक है। अब थोड़े थोड़े यहाँ पे चैलेंजेस भी है। देखो रिलेशंस तो हमारे काफी अच्छे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, डिफेंस रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी इतने ज्यादा नहीं है, और ट्रेड भी अच्छा है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी है रिलेशंस में, जैसे तीस्ता रिवर के लेकर हमारे अभी भी डिस्प्यूट्स हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया, तो 2008 में जब ये होने वाला था एग्रीमेंट, तो जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने होने नहीं दिया। अभी भी रिसेंटली हमारे पीएम ने कोशिश की थी अगेन, जो भैया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हम अपना वो नहीं कर सकते, ठीक है, उन्होंने कोऑपरेशन नहीं दिया फिर से, तो ये होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत है, बट एक प्रॉब्लम ये है कि चाइना बांग्लादेश की उन्होंने भी रिसेंटली वो किया था, साइन किया है चाइना बांग्लादेश गोल्डन रिलेशनशिप। अब देखो जहां जहां चाइना का फायदा होता है वहां वहां इंडिया का लॉस होता है। एक एडिटोरियल मैंने पढ़ा था कि चाइनास क्या बोलते हैं, गेन इज इंडियाज लॉस। ये कोड आप यूज करिएगा, इंडिया मतलब मेंस एस राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि इंडियाज लाइक चाइनास गेन इज इंडियाज लॉस। मतलब जब चाइना को फायदा होगा इसका मतलब इंडिया को नुकसान होगा वहां पे। तो इंडिया बांग्लादेश चाइना बांग्लादेश के गोल्डन रिलेशनशिप फ्रेंडशिप की ट्रीटी जो कुछ साइन उन्होंने किया पार्टनरशिप, तो उससे क्या बांग्लादेश चाइना के पास जा रहा है ज्यादा, तो उससे इंडिया के लिए कंसर्न्स हैं। जिसके साथ ही रोहिंग्याज का इश्यू भी है काफी ज्यादा दोनों, क्योंकि वहां से आ रहे हैं रिफ्यूजी, फिर बांग्लादेश से आके फिर इंडिया में आते हैं, ठीक है। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज यह है कि बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता। तो अभी रिसेंटली आपने देखो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पे, बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है, ठीक है। तो इवन ओपोजिशन पार्टीज है ना वहां की, जैसे यहाँ पे देखो, हाँ, वो भी इंडिया को इतना पसंद नहीं करते। अगर आपने नोटिस किया होगा, तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो अच्छे से आप, तो अगर आपने नोटिस किया होगा जो ओपोजिशन पार्टीज हैं बांग्लादेश की, वो है ना, वो इंडिया आउट कैंपेन जैसे बातें करते हैं। वहाँ के जो रिसेंटली क्या उन्होंने बोला कि आज से इंडिया से जो भी कुछ खादी वगैरह आएगा, जो भी कुछ कपड़ा आएगा, उसको हम यूज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बोला, ठीक है। तो ये कुछ होते रहते हैं वहाँ पे। तो हमें क्या करना है, और डोमेस्टिक पॉलिसी थोड़ा ये उनको लगता है कि जैसे सीए वगैरह हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए, हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लाए, तो उससे बांग्लादेश को काफी कंसर्न्स हुए।
और इंडिया को ये भी उनको बोलते हैं कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या करता है, इंडिया इंटरफेयर करता है बांग्लादेश में। ये भी आपको याद रखना है कि वो जो करंटली जो रनिंग पार्टी है जो जो विच इज लेड बाय शेख हसीना, तो उनको ये बोलते हैं अपोजिशन लीडर्स कि इंडिया इस पार्टी को सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, दैट्स वाई। तो हमें कंक्लूजन में याद रखना है कि विकसित भारत इंडिया का जो विजन है, विकसित भारत 2047, और बांग्लादेश का जो विजन है, स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041, उन दोनों को कोऑपरेट, उनको दोनों को साथ लेके चलना है और एक दूसरे का हेल्प करना है, बस। ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 7, मतलब G7 जिसे बोल सकते हैं आप। अभी रिसेंटली समिट हुई थी और इंडिया को इनवाइट किया था इटली ने मतलब इसको वो किया था, होस्ट किया था, तो इंडिया वाज इनवाइटेड एज ए गेस्ट। ठीक है। तो इंडिया का अचीवमेंट क्या, देखो उसमें पीएम ने हमारी स्पीच दी, तो उसमें पीएम की स्पीच में क्या क्या चीजें थी। तो इंडिया ऐसे फर्स्ट कंट्री है जिसने कोप की जो काउंसिल ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो कमिटमेंट्स है उसने टाइम से पहले पूरा किया है। ये एक फर्स्ट अचीवमेंट है इंडिया का। इसके साथ ही हमने अंडर लाइफ और एनवायरनमेंट, ठीक है, ये है तो इनिशिएटिव, उसके अंडर एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी शुरुआत किया है। और कब, 15 जून एनवायरनमेंट डे के दिन पे। अब देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है थोड़ा सा, किसके मेंबर कौन कौन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ठीक है। तो इनफॉर्मल ग्रुपिंग एडवांस डेमोक्रेसी किसकी 1975 में स्टेब्लिश हुई। देखो यूएसए, जर्मनी, कनाडा, यूके, जापान, इटली, फ्रांस, ये 7 कंट्री है। देखो हमेशा मैं तरीका आपको याद करने को बता देता हूँ। यूएसए, कनाडा पड़ोसी कंट्रीज हैं, पता ही होगा आपको। और फ्रांस, जर्मनी, ये भी पड़ोसी कंट्रीज हैं। और इटली और यूके, मतलब देखो, और जापान। देखो 4 कहां से हैं, 4 यूरोप से हैं, 2 नॉर्थ अमेरिका से हैं और एक एशिया से। तो एक जापान हो गया, ठीक है, 2 नॉर्थ अमेरिका यूएसए और कनाडा होंगे, और प्लस 4 कंट्रीज जापान, जर्मनी, यूके और इटली। तो ये 7 कंट्रीज हैं कुछ। ठीक है। जबकि 2014 में रशिया भी इससे पहले मेंबर था, बट क्रीमिया को उसने वो कब्जा करते ही उसको बाहर निकाल दिया यहाँ से। अब देखो कुछ अचीवमेंट्स है G20 के। अचीवमेंट को मैं इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं, हमें कुछ इनिशिएटिव पे याद रखना है कि लक्वा फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है, लेक्यूला क्या है, सॉरी प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है मेरे को, जो भी है, ये इनिशिएटिव G20 का, G7 का है। इसके साथ बिल्ड बेक बेटर वर्ल्ड जो B3W जो भी है इनिशिएटिव है, पार्टनरशिप है, वो भी G7 का है। इसके साथ ही ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, वो भी G7 का है। तो आपको ये थोड़े इनिशिएटिव याद रखने के किसके हैं। पहला है कि लक्वाला फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव, उसके बाद बिल्ड बेक बेटर वर्ल्ड, और इसके साथ ही ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो भी इन पार्टनरशिप है, वो जी आपका उसका है, G7 का है। और इसके अलावा कुछ FATF का आपको फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स पता ही होगा, 1989 में स्टेब्लिश किया था G7 में, जो भी अभी ग्लोबल एजेंसी बन गई है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, पता ही होगा आपको, ये तो काफी न्यूज में रहता है। एक है G20 का क्लब ऑफ डेमोक्रेसीज, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। ठीक है। बस अब मेंस के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या इंडिया को G7 का मेंबर बनना चाहिए, या बनने का तो फायदा क्या होगा उसका। तो देखो क्यों बनना चाहिए, वो देखो पहले तो अगर बनेगा तो इंडिया अभी 11 टाइम्स इनवाइट कर चुके हैं इंडिया को अब तक। ठीक है। इसके साथ ही इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पार्टनर है। इसके साथ ही इंडिया जो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करता है, जबकि चाइना इसके अगेंस्ट है। चाइना क्या करता है, जैसे 2016 में जब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जब साउथ चाइना का जो वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें चाइना को, फिलीपींस को ज्यादा फेवर दिया था, बट चाइना ने उसको मानने से मना कर दिया। ठीक है। जबकि इंडिया में जब इंडिया और बांग्लादेश में कुछ हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, तो जब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया तो इंडिया ने उसको फैसले का रेस्पेक्ट किया उसका। तो ये इंपॉर्टेंट है।
तो अगर इंडिया बन जाता है तो इंडिया का फायदा है इसमें। 1 मिनट। ठीक है, तो हाँ इंडिया को बनना चाहिए मेंबर, ठीक है, क्यों नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल। अब देखो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया फ्रांस रिलेशंस, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली मिले थे G20 की G7 की मीटिंग के साइडलाइंस में पीएम मैक्रोन से मिले थे। तो वहाँ पे होरिजन तो ये आपका मैप है, ठीक है, फ्रांस का जो भी है, ये इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, सच पॉलिटिकल मैप है ये। तो कुछ इनिशिएटिव वगैरह देखो, आपको याद रखना है कि होरिजन 2047 जो आपका है विजन है, कुछ भी बोल सकते हो, पार्टनरशिप है, वो किससे रिलेटेड है, फ्रांस और इंडिया से रिलेटेड है, रोड मैप है। और तो उसमें कौन कौन से पिलर्स हैं, 3 पिलर्स है उसमें देखो, एक तो सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी पिलर है, एक प्लानेट पिलर है और एक है पीपल पिलर। तो 3 पिलर्स आपको याद रखना है, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, प्लानेट और पीपल, ये कुछ। और देखो यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीजें वो आपको याद रखना है कि इंडिया जो फ्रांस है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर आफ्टर रशिया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, आई थिंक हाँ रशिया है फर्स्ट। तो फ्रांस 33% इंडिया के आर्म्स को सप्लाई करता है, इंडिया को जो भी इंपोर्ट्स होते हैं उसमें 33% फ्रांस के होते हैं। जैसे रफाल, आपने पता ही होगा, रफाल एयरक्राफ्ट है, और P-75 स्कॉर्पियन जो है वो भी फ्रांस का ही है। इसके साथ हमारे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हैं, वरुण, फ्रिंजेक्स 23 और ला, ये कुछ ला पेरोज ओरियन। देखो मिलिट्री एक्सरसाइजेज को याद रखना काफी टफ होता है क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, सच इतना कोई है नहीं। हाँ अब हमारे यहाँ पे ना स्पेस के सेक्टर में भी हम कोऑपरेट करने लगे हैं। जैसे तृष्णा अर्थ ऑब्जेक्ट मिशन होगा तो उसमें इंडिया और जो आपके फ्रांस दोनों साथ कोऑपरेट करेंगे। इसके साथ ही इंडिया फ्रांस वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में विद एफडीआई, ठीक है। और हमें ये आपने पता ही होगा कि पीएम जब गए थे तो उन्होंने आईफल टावर से यूपीआई को लॉन्च किया था, ठीक है। तो अभी यूपीआई भी काफी ट्रांजेक्शन स्मूथ हो गए हैं यूपीआई की वजह से इंडिया और फ्रांस के बीच में। इसके साथ ही हमेशा ही फ्रांस ने बोला कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी काउंसिल में, और उन्होंने कश्मीर और टेररिज्म पे हमेशा इंडिया का सपोर्ट किया है। तो ये कुछ चीजें हैं, थोड़ी आपको याद ये रखना है इसके। देखो इसका इम्पोर्टेंट तो और कुछ है नहीं, इतना इम्पोर्टेंट क्या है कि फ्रांस के कुछ ओवरसीज टेरिटरीज हैं, रीयूनियन ये किस में आती है, इंडियन ओशन में आती है, न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये कुछ फ्रेंच की आपकी वो है ओवरसीज टेरिटरीज, ठीक है। तो ये है, प्लस और क्या हो सकता है, चैलेंजेस भी है कुछ ज्यादा, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो चैलेंजेस तो अपने आप पे, जो वीजा रेस्ट्रिक्शंस हमारे जो स्टूडेंट्स है उन पे तो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे इंडियन डाइस पर वहाँ पे थोड़ा विजिट रेस्ट्रिक्शंस काफी बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है, और इसके साथ तो कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बस आपको एक कोड कर सकते हैं अगर इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में कभी पूछे मेंस में। तो फ्रांस के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने जो 19वीं सेंचुरी के फ्रेंच हिस्टोरियन है जूल्स मिकलेट की लाइंस को कोट किया कि द मैक्ट्रिस इंडिया को बोला मैक्ट्रिस ऑफ द वर्ल्ड, और बोला कि इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप इज यूनिवर्सल एज इट गोज फ्रॉम द सीज टू स्पेस एंड बियॉन्ड। तो आप इसको कोट कर सकते हैं जूल मिकलिएट को, इंडिया को बोला है कि मैट्रिक्स ऑफ वर्ल्ड, और इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप को यूनिवर्सल बोला है, और बोला कि फ्रॉम सी टू द स्पेस एंड बियॉन्ड। 1 मिनट। तो हाँ अब ये सच इम्पोर्टेंट है नहीं इतना, बट फिर भी पता नहीं न्यूज में है तो थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया यूरेशिया रिलेशंस है, मतलब यूरेशिया क्या होता है, यूरोप प्लस एशिया को मिला के यूरेशिया। तो
कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपको पता है, रशिया यूक्रेन और आर्मेनिया अजरबैजान का, चाइना और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही, चाइना वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, इंडिया को नुकसान है उससे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि रिसेंटली इंडिया और सॉरी चाइना और रशिया ने एक पार्टनरशिप साइन की है, वो नो लिमिट्स पार्टनरशिप, वो यूएसए को काउंटर करने के लिए। इससे इंडिया का भी नुकसान है क्योंकि रशिया ज़्यादा टिल्ट हो रहा है किसकी तरफ, चाइना की तरफ, ठीक है, तो ये भी है। इसके साथ ही अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पढ़ा होगा कि जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने नॉर्थ कोरिया और जो आपके वियतनाम की भी ट्रेवल किया, विजिट किया वहाँ पे भी। नॉर्थ कोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथोरिटेरियन कंट्री है। और अब इंडिया के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रही हैं, ठीक है, तो इंडिया के पास ये है कि अगर इंडिया रशिया के साथ अच्छे रिलेशन करता है तो उसे काउंटर बैलेंस कर सकता है चाइना के साथ। और इसके साथ ही इंडिया की आर्मेनिया के साथ क्या चल रही है, डिफेंस पार्टनरशिप अच्छी है, ठीक है, तो इंडिया यूरेशिया तो इससे क्या होता है, फायदा होगा क्योंकि ये क्रिश्चियन कंट्री है आर्मेनिया, जबकि अजरबैजान क्या मुस्लिम कंट्री है। तो यूरेशिया में एनर्जी सिक्योरिटी हमारा क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट्स अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ ही सेंट्रल एशिया के जो 5 जो नेशंस हैं, वहाँ पे आपको पता होगा ऑयल, नेचुरल गैस और यूरेनियम और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिजर्व्स हैं, और सो इंडिया वहाँ का फ़ायदा उठा सकता है। इसके साथ ही इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। वो 2020 तक तो उनका जो ट्रेड है वो 100 बिलियन को क्रॉस कर सकता है, $100 बिलियन तक, ठीक है। तो हम सेंट्रल एशिया के साथ देखो, बुद्धिज्म और योगा हमारे अंदर कॉमन है, तो उसका कल्चर टाइम डिप्लोमेसी का यूज़ कर सकते हैं। बट चैलेंजेस भी हैं, वो कौन कौन सी हैं, देखो स्लो प्रोग्रेस चल रहा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर का, इसके साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ठीक है, तो काम नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ईरान अभी काम नहीं कर पाया क्योंकि वो वॉर चल रही क्या बोलते हैं, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में। इसके साथ ही रशिया आज को पता ही होगा चाइना के पास काफी ज्यादा जा रहा है, तो इंडिया के लिए क्या फायदा है, नुकसान है ऑब्वियसली। और इंडिया भी अब क्वाड वगैरह का मेंबर बन गया है, तो चाइना के लिए रशिया के लिए ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। इसके साथ ही इंडिया क्या कर रहा है, देखो ये इट्स वेरी टफ फॉर इंडिया कि साथ साथ इंडिया क्वाड का भी मेंबर है और एसीओ का भी मेंबर है। एसीओ में देखो आपको पता होगा रशिया 9 मेंबर्स है अभी करंटली, ठीक है, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है, और उसके साथ ही 4 सेंट्रल एशियन नेशन और बेलारूस, ठीक है, ठीक है, तो बेलारूस है और इसके साथ ही 4 तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और क्या किर्गिस्तान, ठीक है, ये जो 4 सेंट्रल एशियन नेशंस, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, ईरान, ये बेलारूस, ये एससीओ के मेंबर्स हैं अभी करंटली, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, तो इंडिया के लिए काफी टफ है ये चीजों को बैलेंस करना। अरे यार 1 मिनट। हाँ, तो ठीक है। अब नेक्स्ट इंडिया जापान के रिलेशंस हैं, अभी वही साइड लाइन में मिले थे इटली के, वही तो इसीलिए थोड़ा न्यूज़ में है। जापान की लोकेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा यहाँ पे नीचे इस यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, ठीक है, तो चाइना के साथ इसकी प्रोक्सिमिटी, मतलब चाइना से जापान के रिलेशंस अच्छे नहीं है, इंडिया के भी अच्छे नहीं है, तो दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है, मतलब दुश्मन का दोस्त के दुश्मन का दोस्त, वही जो एक होती है कहावत, भूल गया मैं खुद ये भी तो। हाँ, आप थोड़ा देखो यहाँ से थोड़ा याद ये रखना है अपने को। रिसेंटली इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट इंडिया जापान ने, तो ये याद आ सकते हैं। उसके साथ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है, धर्मा गार्जन, ये मैत्री जिमेक्स, ठीक है, और इसने इसके साथ इंडिया और जापान ने 2011 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया लिया था, ठीक है, तो याद रख सकते हो आप। इसके साथ ही जापान इंडिया ने एनर्जी के फील्ड में भी कोऑपरेशन करने के लिए जापान इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप साइन की 2022 में, ठीक है, ये थोड़ा है।
और यूएनएससी में दोनों को सीट चाहिए, आपको पता ही होगा, जापान को भी सीट चाहिए, उनको इंडिया और इंडिया को चाहिए यूएनएससी में। और तो ये अभी दोनों जो स्पेस के फील्ड में भी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो लुपेक्स है, वहाँ पे इसरो और जाक्सा, जाक्सा क्या है, जापान की स्पेस एजेंसी है, तो दोनों कोऑपरेट करने वाले हैं साथ में। इसके साथ ही जापान काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करता है स्पेशल बुलेट ट्रेन वगैरह में और हाई स्पीड रेल्स वगैरह में, जैसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल में भी दोनों कोऑपरेट करेंगे साथ में। इसके साथ ही जापान, ये आपका बायलैटरल बिगेस्ट बायलैटरल डोनर है जापान इंडिया के लिए, मतलब सबसे ज्यादा डोनेट करता है पैसे वगैरह कुछ हो तो, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा करता है। बट जापान में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे बर्थ रेट क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जबकि इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है, तो इसलिए इंडिया का इसका फायदा उठा सकता है वर्क फोर्स को वहाँ पे लगा के, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का। चैलेंजेस भी है कुछ, इंडिया की इम्पोर्ट्स इंडिया जापान से काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। इसके साथ ही प्रॉब्लम ये है कि इंडिया देखो अपने बाउंड्री डिस्प्यूट में तो चाइना की क्रिटिसाइज करता है, जबकि साउथ चाइना से ताइवान वगैरह में होता है, तो इस पर तो ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर पाता चाइना को इंडिया। ये कुछ है, तो याद रख सकते हो थोड़ा बहुत, ये समझने वाला रहती है, वो अपडेट्स देती है। तो उसने रिसेंटली ये बोला कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, लगातार कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट बढ़ रहा है और डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो उसने एक राइज बताया, और एक आपको एक ये फैक्चुअल चीज है कि 90% जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो सारे रशिया और यूएसए के, मतलब अगर यूएसए और रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स को मिला देना तो उनके न्यूक्लियर वेपन्स, टोटल न्यूक्लियर वेपन्स का 90% है। तो उन दोनों के पास काफी ज्यादा है, क्योंकि कोल्ड वॉर्स में टू सुपर पावर्स थी, ठीक है, तो ये है इसलिए से उस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्होंने न्यूक्लियर पे काफी ज्यादा काम किया था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर पर्सन वो क्या है, आर्सेनल है। तो इंडिया के पास करेंटली 172 है अभी 2023 के डेट रिपोर्ट के आधार पर, और उसी ईयर में जब ईयर स्टार्ट हुआ तो 164 थे, और ईयर खत्म होने तक 172 आ गए, ठीक है, 2023 में, ठीक है। तो इंडिया के वॉर हेड अभी क्या है, दो वॉर हेड, मतलब अगर पाकिस्तान के पास करेंटली वॉर हेड है 170, इंडिया के पास है 172, तो दो वॉर हेड ज्यादा है, ठीक है। बस आपको ये कुछ अननेसेसरी डिटेल्स हैं यहाँ पे। हाँ, ये आपको टीटी वगैरह आप याद रख सकते हैं, वैसे तो स्टैटिक पार्ट का ये स्टैटिक नॉलेज का पार्ट है कि कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बेंड टीटी सीटीबीटी जिसे बोलते हैं, वो क्या करती है कि आज के बाद मतलब जो भी इसे साइन करेगा वो बोलता है कि जो भी कंट्री इसकी सिग्नेटरी होगी वो न्यूक्लियर एक्सपोजर नहीं करेगी टेस्ट, ठीक है। और एनपीटी क्या है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, वो न्यूक्लियर वेपन्स को नॉन मतलब अदर कंट्रीज को देने से मना करती है। तो इंडिया अभी दोनों का सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि बोथ ट्रीटीज आर वेरी डिस्क्रिमिनेटरी नेचर, ठीक है। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, दोनों का याद रखिएगा आप। इसके साथ ही एक एक्चुअली में न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए, ठीक है, उनको डिस्करेज करने मतलब डिस्करेज करने के लिए एक एक्चुअली में एक वो बना था, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कन्वेंशन बोल सकते हैं आप, इंटरनेशनल कन्वेंशन बना था। तो उसका नाम इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सपरेशन ऑफ एक्ट्स एंड न्यूक्लियर टेररिज्म 2005। इंडिया इसके सिग्नेटरी है, बस आपको याद ही रखना है इसका हमारे लिए और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है, दैट्स व्हाई इट्स बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। इसके साथ ही एक ICAN, ये न्यूक्लियर एनजीओ एक तरह से, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स एनजीओ, ठीक है, आपको याद रखना है, कभी बाई चांस पूछ ले कि ये क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का, ये लाइक ऑल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे वैसे, ठीक है, या यूएन का कोई पार्ट है यूएन का, तो आपको याद रखना है कि एनजीओ है, ठीक है। और एनजीओ इंडिया ने इसको भी साइन किया नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि इसने नोबेल प्राइज जीता है 2017 में, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि रिसेंटली रशिया ने क्या किया, जो सीटीबीटी जो ट्रीटी उससे रशिया ने अपना रेटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया, प्लस
इसके साथ ही उसने जो न्यू स्टार्ट जो मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रीटी है उससे भी उसको मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। न्यू स्टार्ट का मतलब फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, मतलब हम क्या करेंगे आर्म्स एनिमिनेशन है उनको कम करेंगे उन पे एक्सपेंडिचर, ठीक है, ताकि ग्लोबल पीस मेंटेन रहे। इसके साथ एक जो सिटी है यूक्रेन का शहर मान सकते हो जो भी है, जेपोर्जिया, ये काफी न्यूज में है। तो प्लेस इन द न्यूज अगर आपको पूछे कि कौन सा प्लेस कहां से किस कंट्री से, जेपोर्जिया, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ये काफी न्यूज में रहता है सिटी। ये अननेसेसरी डिटेल्स हैं। हाँ, ये आप याद रख सकते हो कि अगर सपोज करें कि न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आ जाए, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए इन पे, मतलब प्रमोट करना चाहिए जो भी है, कुछ आपके व्यूज क्या होने चाहिए, तो आप ये कोट कर सकते हो कि 5 न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज जो है उस टाइम पे, जो जो यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं, यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस, रशिया जो ही है, तो उन्होंने बोला कि वी अफर्म दैट न्यूक्लियर वॉर कांट बी वॉन एंड मस्ट नेवर बी वॉन, मतलब न्यूक्लियर वॉर को कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि सपोज करो एक ने अटैक किया तो दूसरे उसके ऊपर करेगा ज्यादा, तो ये वॉर ऐसा वॉर है जो जीता नहीं जा सकता, बट इट इज विल बी द डिजास्टर्स फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन। बस ये याद रखना है। आप कोड याद रख सकते हो कि वी अफर्म दैट न्यूक्लियर वॉर कांट बी वॉन एंड मस्ट नेवर बी फॉट। तो ये 5 न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया था उस टाइम पे, ठीक है। अब थोड़ा न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी कैसे कैसे है, दो टाइप्स की होती है जनरली, एक होती है फिजन, एक होता है फ्यूजन। देखो, फिजन में क्या होता है, एटॉमिक बॉम्ब्स आते हैं, मतलब जो एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं उसको कौन से प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, वो फिजन के थ्रू बनता है। एक्चुअली में क्या होता है, उसमें यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है U-235 यूरेनियम का आइसोटोप है, वो यूज होता है इसके लिए फिजन, उसके लिए प्रोसेस के लिए। फिजन में होता है कि एक्चुअली स्प्लिट होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो आइसोटोप है यूरेनियम का, ये होगा स्प्लिट होगा प्लूटोनियम वगैरह में, जैसे ये रहा फिजन। तो यहाँ पे देखो ये ये हो जाएगा, वो क्या बोल सकते हैं, यूरेनियम 235 होगा, तो इसके जो अलग अलग एटम्स में क्या होगा, ये आपका क्या बोल सकते हैं, उसका एक्सप्लोजन होगा, स्प्लिट हो जाएगा। जबकि फ्यूजन में क्या होता है, वहां पे क्या होता है, दो तीन जैसे दो तीन एटम्स मिलके एक नए एटम बनाते हैं, तो उससे क्या एनर्जी रिलीज होती है। इसमें भी जब ये स्प्लिट होगा ना, ये यूरेनियम 235, तो उसके स्प्लिट स्प्लिट होने से एनर्जी निकलेगी बहुत ज्यादा, ठीक है, उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन एक्चुअली इसके देखो कौन कौन से एग्जांपल, इससे हाइड्रोजन बॉम्ब बनते हैं, इससे थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्राइमरी फ्यूल होता है ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये जो क्या बोल सकते हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम मिलके एक नया एटम बनाते हैं, ठीक है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अब ये याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन जो बॉम्ब्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, पावरफुल होते हैं एटॉमिक बॉम्ब से, ठीक है, ये याद रखना। ये कुछ नहीं है। हाँ, एक याद रख सकते हो कि न्यूट्रॉन बॉम्ब भी आजकल बन रहे हैं, वो थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब भी होते हैं, बट ये उनका जो एक्सप्लोजन है वो काफी कम होता है, ठीक है। अब शॉर्ट न्यूज है कुछ, इटली, वही अभी इटली का वही समिट हुआ था, तो इटली इंडिया इटली रिलेशंस कैसे हैं वो थोड़ी, उन्होंने देखो 2023 में एक पार्टनरशिप साइन की, इंडियन स्ट्रेटेजिक इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2023, तो आप याद रख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी। और इटली इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब इंडिया इंडिया ना, आप बोल सकते हो कि इंडिया इटली है ना, इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, किसके बाद, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स के बाद, मतलब इसके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड होता है इंडिया का, उसके बाद उसके बेल्जियम के बाद, उसके बाद नीदरलैंड्स के बाद, उसके बाद जर्मनी, मतलब इटली। तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग, सबसे बड़ा यूरोपियन यूनियन ट्रेडिंग पार्टनर है जर्मनी, उसके बाद बेल्जियम, उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद इटली। याद रख सकते हैं, रखना है तो। इसके साथ ये थोड़ा एग्रीमेंट आप याद रख सकते हैं चाहें तो, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन इन 2023 टू इंश्योर सेफ एंड लीगल माइग्रेशन। तो याद रख सकते हैं कि ये एग्रीमेंट किस कंट्री के इंडिया ने साइन किया रिसेंटली, तो आप बता सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रीलिम्स में,
तो ये याद रख सकते हैं। मेंस में तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इतना है सच, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप इटली के साथ साइन किया हमने। इसके साथ ही इंडिया ने इंडिया के जो अलायंस, इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस के साथ वो लिया था, इसके साथ कोalition फॉर डिजास्टर रिलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंडिया का इनिशिएटिव है ग्लोबल लेवल का। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये G20 समिट में हुआ था। आईमेक इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये वही यूरोप को लैंड रूट के थ्रू और सी रूट के थ्रू क्या करना है, इंडिया से कनेक्ट करना है, सिंपल, ठीक है। तो ये इसमें इंडिया इटली ने सबको ज्वाइन किया इन सबको, ठीक है, बस याद ये रख सकते हैं। इसके साथ अगर आपको याद होगा 2023 में हमारे पीएम ने वहाँ पे स्टेट ऑफिशियल विजिट की थी यूएसए की, तो उन्होंने साइन किया था, मतलब दोनों ने लॉन्च किया था इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम, ये लॉन्च किया था जून 2023 में, तो उसको 1 साल पूरा हो गया है। तो ये किसके अंडर लॉन्च हुआ था, मतलब डिफेंस इनोवेशन में डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए शुरू हुआ था ये, और ये इसको जो बोल सकते इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंडर ये लॉन्च हुआ था, याद रख सकते हैं। और इंडेक्स बस ये इंडिया यूएसए, ठीक है। और तो देखो कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है सच। हाँ, ये याद रख सकते हो, इंडिया यूएसए डिफेंस रिलेशंस थोड़े कैसे हैं। इंडिया 2016 में यूएसए ने क्या किया, इंडिया को डेजिग्नेट किया मेजर डिफेंस पार्टनर, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पार्टनर बोल रहा है, ठीक है, पार्टनर तो मतलब इक्वल स्टेटस है, राइट। तो इसके अलावा कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, जैसे लेमो हुआ 2016 में, कोमकासा हुआ 2018 में, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 में हुआ है, और बीईसीए 2022 में हुआ है। और आईसीटी थोड़ा इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि ये काफी न्यूज में रहता है। तो अम्ब्रेला फ्रेमवर्क एक तरह से टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए कौन से फील्ड को ये करता है आपके, ये आपके कमर्शियल डिफेंस दोनों फील्ड को, क्योंकि देखो डिफेंस फील्ड में आपको पता होगा ये हमने इंडेक्स एक्स जो लॉन्च किया है दोनों ने, तो आईसीईटी के अंदर ही तो लॉन्च किया है, बस ये याद रख सकते हो आप। और यहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रोस्पेरिटी इंडियन मीटिंग अटेंड की है, तो उसका जो स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। ये अननेसेसरी डिटेल्स है, कुछ इनिशिएटिव है, कोई काम के नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है सच, तो स्किप कर सकते हैं आप इसको। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, ये जो कोई इसमें ये लॉन्च कब हुआ, ये हमारे लिए याद रखना ये जरूरी है। ये लॉन्च हुआ 2022 में, 14 कंट्री लॉन्च किया था, जिसमें इंडिया यूएसए भी हैं। और इंडिया मतलब देखो, इंडियन ओशन की कंट्रीज प्लस पैसिफिक ओशन की जिनकी बॉर्डर लगती है वो कंट्रीज इसके मेंबर होंगे, ये सिंपल एज दैट, राइट, इन जनरल, नॉट ऑलवेज, कीप दिस थिंग इन माइंड। ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, बट ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। बाकी देखो ये तो याद रखो ना रखो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना आपको कि यहाँ पे 4 पिलर है टोटल, ट्रेड पिलर, सप्लाई चेन पिलर, क्लीन इकोनॉमी पिलर, फेयर इकोनॉमी, 4 पिलर से, जिसमें से इंडिया 2 का ही पार्ट है। किस किस का, सप्लाई चेन का और फेयर इकोनॉमी, दोनों का पार्ट है। जबकि फर्स्ट जो पिलर ट्रेड का, उसका ऑब्जर्व स्टेटस है इंडिया को। तो आप ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये बोलिएगा मत। तो इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसमें 4 पिलर्स होते हैं, उस 4 पिलर्स में ट्रेड, सप्लाई चेन, करंट इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी है, फेयर इकोनॉमी। जबकि इंडिया 2 का ही पार्ट है, किस किस का, सप्लाई चेन और फेयर इकोनॉमी का। ट्रेड इंडिया को लगा कि हमारे लिए क्या होगा, अगर हम फ्री वगैरह कर देंगे सब कुछ, तो हमें हमारे जो लोकल्स जो प्रोडक्शन उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया ने ये साइन नहीं किया है। और क्लीन इकोनॉमी आपको पता है क्यों नहीं साइन किया होगा, क्योंकि यूएसए जैसी कंट्रीज क्या डेवलप कंट्रीज हैं, वो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम कार्बन इमिशंस को कम करें, जबकि हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, हमारा जो डेवलपिंग फेज चल रहा है, तो हम उनके साथ कैसे इक्वल कर सकते हैं। जबकि सप्लाई चेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फेयर इकोनॉमी दोनों के लिए इक्वल, रेस्ट्रिक्शंस कम हो वो सब कुछ, तो 2 का ही इंडिया मेंबर है, सप्लाई चेन और फेयर इकोनॉमी का। और ट्रेड के पिलर में इंडिया का ऑब्जर्व स्टेटस है। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक, कोलंबो प्रोसेस, बस आपको इसका याद ये पता होना चाहिए कि है क्या कोलंबो प्रोसेस, किससे रिलेटेड है, और कुछ नहीं याद रखना आपको। तो इंडिया इसका मेंबर है कोलंबो प्रोसेस का, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किससे रिलेटेड है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर से रिलेटेड है।
कोलंबो पता है आपको श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, सिंपल। श्री जयवर्धन पूरा उसको नाम भी चेंज कर दिया थोड़ा बहुत। तो ये किसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर से रिलेटेड है। इसके 12 मेंबर स्टेट्स एशिया के मेंबर है इसके टोटल, एशिया के जो है, और इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। बस याद ये रखना, कुछ नहीं हो जाता। तो कोलंबो प्रोसेस किससे रिलेटेड है? ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर से रिलेटेड है। 12 मेंबर इसकी एशिया के 12 कंट्रीज इसके मेंबर है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका